नमस्कार भैया एवं बहनों। आज हम अपना जो तीसरा अध्याय है नादान दोस्त, यह एक बाल कहानी है और इस कहानी के कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं उनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये इस कहानी के कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। इनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम था धनपत राय और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो भी रचनाएं की, साहित्यिक रचनाएं, वे हिंदी भाषा में और उर्दू भाषा में, दोनों भाषाओं में इन्होंने साहित्यिक रचनाएं की। अब इनकी जो विदाई थी, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी और ये उपन्यास के तो सम्राट माने जाते हैं और नाटक भी लिखे और इन्होंने कुछ वैचारिक लेख और बाल साहित्य भी से संबंधित रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। ये इनकी कुछ रचनाएं दी हुई है, जैसे उपन्यास है और ये कहानी के अंतर्गत ये है, ये नाटक है और ये बाल साहित्य, विचार और अनुवाद। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो सारी ये। तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार। उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य। फिर आगे देखिए, इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। इसके साथ इनके उपनाम भी, ये कुछ उपनाम से भी जाने जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ कलम का सिपाही या कलम का जादूगर, ये इनके उपनाम हैं अर्थात पदवी हैं। इन नामों से भी ये हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के द्वारा रचित अपनी जो एक बाल कहानी है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कहानीकार ने इस कहानी की जो मूल विषय वस्तु है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, फिर हम सीधा कहानी में प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी ये जो कहानी है नादान दोस्त, ये मुंशी प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है और जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन श्यामा को आधार बनाकर बालकों की नादानी का बड़े ही मार्मिक व जिज्ञासा प्रवृत्ति के साथ वर्णन किया है। और इस कहानी में कहानीकार ने ये बताना चाहा है कि बालक जो होते हैं अनेक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता और कल्पना से वे भरे होते हैं। अर्थात बालकों में सृजनात्मकता चरम पर होती हैं और उनमें कल्पना और जिज्ञासाएं, इन सभी से वे भरे होते हैं। और कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से बालकों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी बड़ी कुशलता के साथ अभिव्यक्त किया है। तो आइए आज हम इनकी कहानी पढ़ते हैं। सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखेंगे। तो पाठ का नाम है नादान दोस्त। यहाँ पर दो शब्द है, नादान, दोस्त। दोस्त का अर्थ होता है मित्र, नादान हम कह सकते हैं ना समझ, अर्थात जिसमें अभी समझ नहीं हो। तो अब देखिए, पाठ को देखिए, इस कहानी को। केशव के घर कॉर्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव का घर था और जहाँ उसका घर था वहाँ जो कॉर्निश थी, अब ये कॉर्निश क्या होती है, आपने देखा होगा दीवार के ऊपर जो आगे जो बड़ा हुआ भाग होता है उसे कॉर्निश कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये केशव का घर है, यहाँ पर केशव और उसकी बहन खड़ी है और ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर, ये दीवार वाला, ये यहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं। तो ये जो है इसे क्या कहते हैं, कॉर्निश कहते हैं। अर्थात दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्निश कहते हैं उसे। तो केशव के घर कॉर्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ही ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। रोजाना उनका ये काम बना रहता, जब भी चिड़िया आती तो उनको वे देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निश के सामने पहुँच जाते
और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते, अर्थात जब वे सवेरे दोनों उड़ते ही अपनी आंखों को मलते हुए सीधे जहाँ पर जो अंडे थे वहाँ पहुँच जाते कॉर्निस के पास, और वहाँ पर जैसे ही वो देखते तो वहाँ पर चीड़ा और चिड़िया दोनों बैठे रहते। फिर देखिए आगे, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की भी सूद न रहती, अर्थात जो उन्हें पता नहीं ऐसा क्या प्राप्त होता उन अंडों को देख करके कि जो उन्हें जो नाश्ते में मिलता था दूध और जलेबी, उसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। फिर देखिए दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, उन दोनों भाई बहनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते। कैसे सवाल? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, और उनमें से बच्चे किस तरह निकल बाहर आएंगे। फिर बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, ये सारे उनके मन में प्रश्न चलते रहते। फिर देखिए, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, बच्चों के जो मन में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, अर्थात आराम था, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही अपने सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते, अर्थात दिलासा दे दिया करते कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस प्रकार से करते। एक शब्द आया यहाँ पर, ये पर कैसे निकलेंगे, अर्थात पंख कैसे निकलेंगे पक्षियों के। फिर आगे देखिए श्यामा कहती है अपने भाई से, श्यामा कहती क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, अर्थात शीघ्र ही उड़ जाएंगे, ऐसा श्यामा ने अपने भाई से प्रश्न पूछा। लेकिन जो उसका भाई था केशव, वो विद्वानों जैसे गर्व से कहता, क्या कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, अर्थात पहले पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। फिर उसकी जो बहन थी श्यामा, वो पूछती है अपने भैया से, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी ये चिड़िया। और तो जो ये श्यामा का जो प्रश्न था, इस प्रश्न का केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। पेचीदा अर्थात मुश्किल, जो उसकी बहन श्यामा ने जो प्रश्न पूछा था, तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो जो केशव नहीं दे सका। तो इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा अर्थात जो जानने की इच्छा थी बार बार, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, अर्थात उनका जो धैर्य था वो खोने लगते। उन्होंने अनुमान लगाया अर्थात कल्पना की कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अर्थात उनके भोजन का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ कि अब हम जो अंडे हैं, जो अंडे बाहर निकल आए होंगे, अब हम उनके भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे, ये उनके मन में प्रश्न उठने लगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठा वो उठा कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगी। फिर देखिए आगे, इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, अर्थात वे घबरा गए दोनों भाई बहन। तो जब उन्हें भोजन की चिंता होने लगी चिड़िया के लिए, चिड़िया के बच्चों के लिए, तो वे दोनों घबरा उठे इस मुसीबत से। फिर देखिए आगे, फिर दोनों ने फैसला किया, क्या फैसला किया, कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। जब उन्होंने ये मनी मन जो निर्णय किया कि भाई जो कॉर्निस है वहाँ पर थोड़ा सा हम चारा दाना रख देंगे ताकि वहाँ से उनको चिड़िया को उड़कर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो केशव था श्यामा के प्रश्न का उत्तर देता, नहीं तब क्यों जाएगी चिड़िया। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी, वहाँ जब वे कॉर्निस पर रहेंगे तो दिन का समय होगा, धूप भी निकलेगी तो उन्हें धूप भी तो लगेगी। फिर देखिए केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया, अर्थात उसने पहले ही नहीं सोचा था कि जब हम कॉर्निस पर वहीं पर उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था करेंगे तो उनको धूप से भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो इस तकलीफ की तरफ केशव का ध्यान नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। फिर बाद में उन्होंने निर्णय किया, क्या निर्णय किया, फैसला किया
कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। जो कॉर्निस है जहाँ पर अंडे हैं वहाँ पर हम जो घोंसले के ऊपर जो है कपड़े की छत बना देंगे जिससे धूप नहीं आएगी। और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने से भी प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अर्थात उन दोनों में सहमति बनी। क्या सहमति बनी? कि वहाँ पर उन जो घोंसले के ऊपर हम जो कपड़े की छत बना देंगे और पानी की प्याली भी रख देंगे और साथ ही साथ उनके दाने के लिए थोड़े से चावल भी रख देंगे। तो ये दोनों ने तय किया। फिर देखिए, फिर दोनों बच्चे बड़े चाव से, चाव का अर्थ होता है शौक से। तो दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे और श्यामा माँ की आंख बचाकर ये जो यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयुक्त हुआ है, आंख बचाकर यानी नजरों से बचकर। तो श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। जो मटका पड़ा था घर के अंदर उसमें से श्यामा जो है चावल निकाल कर ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अर्थात जो पत्थर की प्याली थी जिसमें तेल भरा हुआ था, तो केशव ने उसको चुपके से जमीन पर गिरा दिया, फिर उसको अच्छी तरह से धोया और साफ करके उसमें पानी भर के लेके आ गया। तो अब उन चिड़ियाओं के लिए पानी की व्यवस्था भी हो गई और दाने की भी व्यवस्था हो गई। अब उनके मन में प्रश्न उठा कि चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, अर्थात रोशनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर जो बगैर छड़ियों के कपड़ा वहाँ ठहरेगा कैसे, और छड़िया खड़ी कैसे होगी, ये उनके मन में प्रश्न उठने लगा। फिर आगे देखिए, केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन अर्थात सोच विचार में रहा। उसने अनेक सोच विचार किए। फिर क्या हुआ, आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अपने घर के अंदर जो पड़ी है जो टोकरी जिसमें जो कचरा डालकर जो फेंकने के काम आती है, उस टोकरी को उठा करके ले आओ। तो केशव कहता है, अम्मा जी को मत दिखाना, अर्थात अपनी जो माता है उसको मत दिखाना इस टोकरी को। तो जो श्यामा थी वो श्यामा कहती है अपने भाई से, वह तो बीच से फटी हुई, अर्थात उसके बीच में से छेद हो रखा है, उसमें से धूप नहीं आएगी, अर्थात उसमें से धूप आने की संभावना है। फिर केशव ने झुंझलाकर कहा, क्या कहा? तू टोकरी तो ला, मैं इसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। अर्थात तू टोकरी लेकर आ, उसमें अगर सुराख भी होगा तो मैं उसे बंद करने के लिए कोई न कोई उपाय सोचूंगा। सुराख अर्थात छेद, जो टोकरी के अंदर जो छेद था, और हिकमत, एक शब्द आया हिकमत अर्थात उपाय, अर्थात तुम पहले टोकरी लेकर आओ और मैं उसके बारे में उपाय सोचूंगा, ऐसा केशव ने कहा। फिर देखिए, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा गई अपने घर के अंदर और जाकर के दौड़ करके क्या लेकर आई? टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, अर्थात जहां पर जो छेद था वहां पर उसने क्या डाल दिया? कागज डाल दिया। और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, अर्थात जो टोकरी का जो एक भाग था उसको वहां पर उसने टिकाया। टहनी अर्थात पेड़ की शाखा कह सकते हैं, उसका जो एक शाखा थी वहां उसको टिकाया और टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी, अर्थात मैं इस प्रकार से उसको वहां पर रख दूंगा तो फिर वो धूप कैसे आएगी, अर्थात धूप आने की संभावना भी नहीं रहेगी। फिर देखिए, जब उसने ऐसा उपाय बताया तो जो केशव की बहन थी श्यामा, वो क्या कहती हैं? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, अर्थात चतुर है, भैया कितने चालाक है। तो यहाँ पर जो श्यामा है उसने अपने भाई के लिए चालाक शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात यहाँ पर श्यामा ये जो चालाक है, जो ये केशव की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने ये जो पाठ पढ़ा है, जो प्रारंभ का जो भाग था, पहला भाग, इसमें से कुछ शब्दार्थ है जो आपको करने हैं, जो मैं आपको अभी लिखाऊंगा, और इसके अंतर्गत जो पाठांतर्गत जो सवाल आए हैं, प्रश्न आए हैं, वो भी आपको अपनी कॉपी में अर्थात अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। जो ये मैं आपको लिखा रहा हूँ, अभ्यास प्रश्न और